महिला बंधकों का एक वीडियो जारी किया। ये तीनों बंधक इजराइल की नागरिक हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस वीडियो को जारी कर हमास ने नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश की। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था और उनमें 3 महिला बंधकों का उन्होंने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नजर आई तीनों महिलाओं में सिर्फ एक ने अपनी बात रखी और उसने अपने संदेश की शुरुआत ही बंधकों की रिहाई के मुद्दे से की। और इस लड़ाई में उनकी या उनके परिवार की क्या गलती है? माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए हमास ने इजराइल की सरकार के प्रति बंधकों के गुस्से को जाहिर कराने की कोशिश की। कि हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के सामने शर्त रख दी। इजराइल के मुताबिक हमास के कब्जे में 220 से ज्यादा लोग हैं। इनकी रिहाई के लिए हमास ने पहले ही इजराइल को अपनी शर्तों की जानकारी दे दी थी। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के बाद हमास ने अलग अलग इलाकों से कई लोगों को बंधक बना लिया था। इसीलिए जब हमास ने यह वीडियो जारी किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। इसके साथ ही नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो हमास के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब है कि हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी। अपने बयान में नेतन्याहू ने हमास की तरफ से जारी उस वीडियो का जिक्र किया और उसमें नजर आई तीनों महिलाओं को जल्द रिहा करवाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने बाकी सभी बंधकों को भी इजराइल की सेना पर भरोसा रखने की सलाह दी। नेतन्याहू के मुताबिक हमास ने इस वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और उनका मानना है कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। यही वजह रही कि इजराइल पिछले हफ्ते से ही गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले सर्जिकल स्ट्राइक करने में जुटा। और इजराइल ने यही रुख उस वक्त भी अपनाया था जब पिछले हफ्ते हमास ने उसके 2 नागरिकों को रिहा कर दिया था। वो दोनों बंधक इजराइल की बुजुर्ग महिलाएं थीं जिन्हें हमास ने खराब सेहत की वजह से छोड़ दिया था और जिन्हें रिहा कर हमास ने वाहवाही बटोरने की कोशिश की थी। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ते हुए हमास ने कहा था कि उसने उन महिलाओं को इंसानियत की वजह से छोड़ा। दोनों महिलाओं की रिहाई के वक्त का जो वीडियो हमास ने जारी किया था उसमें भी उसके लड़ाके उनका ख्याल रखते दिखाई दिए थे। लेकिन हमास के इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल के कई लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि जल्द ही बंधकों की रिहाई संभव हो सकेगी। ये उम्मीद खासतौर पर उन लोगों ने जताई जिनके घर वाले हमास के कब्जे में और जिनकी रिहाई के लिए वो लोग पिछले कई दिनों से इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में हजारों लोग 7 अक्टूबर के बाद से ही प्रदर्शन करने में जुटे हैं। वो रोजाना सड़कों पर इकट्ठा होकर बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच हमास के इस वीडियो को देखते ही इजराइल के कई लोगों को अपने घर वालों के सुरक्षित होने की उम्मीद जग गई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने भी बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर पश्चिम एशिया के देश कतर का दौरा किया। इससे पहले कतर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है ताकि हमास के कब्जे से सभी बंधकों की जल्द रिहाई का रास्ता साफ हो सके। कतर ने कई बार ये पेशकश की कि वो बंधकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। यही नहीं, हाल ही में जब इजराइल की 2 नागरिकों को हमास ने रिहा किया था तब भी ये खबर सामने आई थी कि कतर और मिस्र ने मिलकर इसके लिए हमास पर दबाव बनाया था और माना जा रहा है कि इसीलिए मोसाद के चीफ ने कतर का दौरा किया ताकि वो इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ा सके। खबर है कि इस दौरान मोसाद के प्रमुख और कतर के प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर अमेरिका ने भी कतर से बातचीत तेज कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और अमेरिका ने भी कतर से यह अपील की कि वो बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश तेज करे। इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बातचीत की और जंग शुरू होने के बाद जब वो इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने कतर की भी यात्रा की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका कतर पर मध्यस्थता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास के लड़ाकों के कब्जे में उसके भी कई नागरिक हैं और हमास ने पहली बार जिन 2 बंधकों को रिहा किया था वो दोनों अमेरिकी नागरिक ही थे। उन दोनों की रिहाई भी कतर की वजह से ही मुमकिन हो पाई थी। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास की इस खतरनाक ब्रिगेड ने इजराइल की सेना को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। आरोप है कि हमास की अल कासम ब्रिगेड ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमलों को अंजाम दिया था और वहां ऐसा कत्लेआम मचाया था कि जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। 7 अक्टूबर को अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल की जमीन को यहूदियों के शवों से पाट दिया था। सबसे बुरे हालात दक्षिणी इजराइल में मौजूद किबुत्ज रईम इलाके के थे क्योंकि वहां इस ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक साथ 250 से ज्यादा लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उस रोज अल कासम ब्रिगेड के हमलों में इजराइल में करीब 1400 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद से इजराइल ने हमास को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। वो लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है।
लेकिन इसके बाद भी हमास की अल कासम ब्रिगेड हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इजरायल के जमीनी हमले में सबसे बड़ी चुनौती अल कासम ब्रिगेड ही है, जो गाजा पट्टी में घुसी इजरायल की सेना पर करारा प्रहार कर रही है। इजरायल को 2002 में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली थी जब उसने एक हवाई हमले में अल कासम ब्रिगेड के संस्थापक सलाह शाहदा को ढेर कर दिया था। लेकिन हालांकि दावा है कि थोड़े ही वक्त में हमास की इस मिलिट्री विंग ने गाजा पट्टी में खुद को मजबूत कर लिया था, जिससे निपटने में इजरायल की सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की इस मिलिट्री विंग में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। इसके अलावा इस ब्रिगेड के पास आधुनिक हथियारों के साथ रॉकेटों की बड़ी खेप होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि हमास की इस ब्रिगेड की ताकत का सही अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इजरायल के साथ टकराव में हमास की इस मिलिट्री विंग ने 4,400 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। लेकिन इस बार अल कासम ब्रिगेड के पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और घातक ड्रोन भी मौजूद है। हालांकि हमास की यह ब्रिगेड सीधी लड़ाई के बजाय गाजा पट्टी की सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा करती है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इसके पीछे अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का दिमाग है, क्योंकि माना जाता है कि हमास की इस मिलिट्री विंग के लड़ाकों को गाजा पट्टी में बनी सुरंगों की पूरी जानकारी है। गाजा पट्टी के नीचे बनी किसी सुरंग में कौन से हथियार रखे गए हैं और कौन सी सुरंग कहां निकलती है, इसका पूरा लेखा जोखा अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे हमास ने इन सुरंगों को जंग लड़ने के मकसद से ही बनाया था, ताकि वक्त आने पर वो इन सुरंगों के जरिए इजराइल की सेना पर हमला कर सके। और इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक गाजा पट्टी के नीचे 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का जाल बिछा हुआ, जो बाहरी दुनिया के लिए किसी भूल भुलैया या यूं कहें कि किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं है। दावा यह भी है कि उन सुरंगों में हमास ने अपना कमांड सेंटर तक बना रखा है, जहां उसके कई टॉप कमांडर छिपकर इजरायल पर हमले की साजिश रचने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ भी गाजा पट्टी के नीचे बनी सुरंगों में ही छिपा है। इजरायल का आरोप है कि मोहम्मद दईफ ही 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड है, और उसी के इशारे पर अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायल में शवों का अंबार लगा दिया था। इजरायल पर कैसे हमला करना है, गाजा पट्टी के किस इलाके से इजरायल में दाखिल होना है और इजरायल के किस इलाके में यहूदियों की बेरहमी से हत्या करनी है, इस एक एक चीज की प्लानिंग करने का आरोप मोहम्मद दईफ पर ही है। और इसी वजह से उसका पता लगाने के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी दईफ का सुराग खंगालने में जुटे हैं। लेकिन इजरायल के मीडिया का दावा है कि जंग के 25 दिन गुजर जाने के बाद भी इजरायल के पास अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का एक भी सुराग मौजूद नहीं है। और इसी वजह से मोहम्मद दईफ इजरायल की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। वो कहां है, किस इलाके में छिपा है और वो कैसे खुफिया एजेंसियों को चकमा दे रहा है, इसका एक भी सुराग इजरायल के पास मौजूद नहीं। हालांकि इजरायल का दावा है कि जल्द ही अल कासम ब्रिगेड का चीफ और हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ उसकी गिरफ्त में होगा, ताकि उससे एक एक यहूदी की हत्या का बदला लिया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप में मोहम्मद दईफ का जन्म हुआ था। उस दौरान गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा था, लेकिन 2 साल बाद 1967 में इजरायल ने मिस्र से गाजा पट्टी को छीन लिया था। हालांकि 1987 में हमास के बनने के बाद दईफ सिर्फ 22 साल की उम्र में उससे जुड़ गया था। ये वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आरोप है कि उस दौरान मोहम्मद दईफ ने इजरायल में कई आत्मघाती धमाके करवाए थे, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए दईफ इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने इस सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को ढेर करने के लिए इजरायल कई बार उस पर हमले कर चुका है, लेकिन हर बार अल कासम ब्रिगेड के मुखिया मोहम्मद दईफ ने मौत को मात दे दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक दईफ न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, बल्कि 2014 में भी उसी ने इजरायल के खिलाफ हमास की आक्रामक रणनीति बनाई थी। उस दौरान भी इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग हुई थी। इसीलिए पिछले कई साल से दईफ इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। उसे मारने के लिए 2014 में इजरायली सेना ने उसके घर पर हमला किया था, जिसमें दईफ की पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी मारी गई थी। इसके बाद 2021 में इजरायल ने दईफ को 7 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो बच निकला। इजरायल के मीडिया के मुताबिक दईफ हमास का इकलौता ऐसा मिलिट्री कमांडर है जो इतने लंबे समय से जिंदा है। इसी वजह से उसे हमास का बुलेट प्रूफ लेजेंड कहा जाता है। और सिर्फ हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ही नहीं, बल्कि हमास की नचाबा फोर्स भी इजरायल के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है।
पिछले 25 दिन से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से जंग लड़ रही नचाबा फोर्स हमास की स्पेशल मिलिट्री यूनिट है। और आरोप है कि अल कासम ब्रिगेड के साथ मिलकर नचाबा फोर्स के लड़ाकों ने भी इजराइल में कोहराम मचा दिया था। इसी वजह से इजराइल की सेना के निशाने पर इस स्पेशल मिलिट्री यूनिट के ठिकाने हैं, जिन्हें ध्वस्त करने के लिए वो लगातार हवाई हमले कर रही है। और इस फोर्स के लड़ाके दुश्मन पर घात लगाकर अटैक करने, सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने, एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से हमला करने में माहिर होते हैं। दावा यह भी है कि नचाबा फोर्स के लड़ाके चरमपंथी संगठन हमास के बड़े नेताओं को सुरक्षा देने का काम भी करते हैं। लेकिन इस बीच इजराइल की फौज ने 7 अक्टूबर के हमलों की अगुवाई करने वाले हमास के कमांडर को ढेर करने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा के उत्तरी इलाके में एयर स्ट्राइक और हमास के टॉप कमांडर नसीम अबू उजैना को मार गिराया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक नसीम अबू उजैना हमास की बेत लहिया बटालियन का कमांडर था, जिसे इजराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसियां 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमलों के बाद से तलाश कर रही। और इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा के उत्तरी इलाके में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसी शिन बेट जानकारी इकट्ठा करने में जुटी थी, क्योंकि गाजा की सुरंगों में छिपे हमास के कमांडरों और लड़ाकों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। लेकिन वहां हवाई हमले कर इजराइल की फौज ने हमास को बड़ा झटका दे दिया। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल गाजा में कभी भी जमीनी हमले कर सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास के खतरनाक कमांडर नसीम अबू उजैना को ढेर कर उसका प्लान फेल कर दिया। इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक हमास के 30 से ज्यादा कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें हमास के टॉप कमांडरों के नाम भी शामिल हैं, जो इजराइल की ओर से किए गए हमलों में मारे गए, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें हमास के उन कमांडरों और नेताओं के नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने हमले को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। इसलिए उस लिस्ट में शामिल कमांडरों को इजराइल के सैनिक चुन चुन कर मौत के घाट उतारने में जुटे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अगर उस लिस्ट में शामिल हमास के सभी कमांडरों को ढेर कर दिया गया तो हमेशा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का भी खात्मा हो जाएगा। इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में हमास के 300 से ज्यादा अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई। क्योंकि इजराइल की फौज ने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली, इसलिए गाजा के अलग अलग इलाकों में सैनिकों ने धावा बोला और हमास के करीब 300 ठिकानों पर बमबारी कर दी। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान सैनिकों ने उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जिनमें हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ इजराइल की सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल रुकने के मूड में नहीं लग रहा है। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर यह बोल भी दिया और बता दिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेंगे, क्योंकि युद्ध विराम करने का मतलब हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इजराइल के गाजा में हमले नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू ने दो टूक बोल दिया कि वो हमास को खत्म करने से कम पर नहीं मानेंगे। उन्होंने गाजा में इजराइल के हमलों पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक अंदाज में बात की और इजराइल पर गाजा में बेगुनाह लोगों को मारने के आरोपों का जवाब दिया। कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने बयान दिया था कि हमास के हमले से जुड़े हर मामले की जांच होगी, लेकिन उसके लिए जंग खत्म होने तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद इजराइल में नेतन्याहू की आलोचना भी की गई थी, क्योंकि नेतन्याहू ने हमास के हमले की जांच की बात कहकर अपने ही लोगों को नाराज कर दिया था। हमास से जंग शुरू होते ही नेतन्याहू ने इजराइल में सियासी एकता लाने के लिए वॉर कैबिनेट बना दी, जिसमें विपक्षी नेता बेनी गैंट्स को भी शामिल किया गया था। यही नहीं, नेतन्याहू ने तय किया था कि हमास से जंग के दौरान उनकी सरकार केवल युद्ध से जुड़े फैसले ही लेगी। लेकिन लेबर पार्टी ने नेतन्याहू पर ही उंगली उठा दी और उनका इस्तीफा मांग लिया, जबकि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बनाकर इजराइल में जंग के दौरान सियासी एकजुटता लाने की कोशिश की थी और उन्हें नेतन्याहू की सरकार में मंत्री का भी दर्जा दिया गया था। इजराइल की नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता बेनी गैंट्स इजराइल के सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। उनके अलावा नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में खुद नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद लगा था कि इजराइल में जंग के दौरान सियासी पार्टियों के बीच तू-तू मैं रुक जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा हमास के हमले के बाद विपक्ष ने नेतन्याहू सरकार पर उंगली उठा दी। कम से कम इजराइल के मीडिया ने तो यही दावा किया, जबकि वॉर कैबिनेट बनाने का मकसद जंग के दौरान इजराइल की सभी पार्टियों को एक साथ लाना था, क्योंकि आमतौर पर वॉर कैबिनेट में प्रधानमंत्री, कैबिनेट के कुछ मंत्री और सैन्य अधिकारी होते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने विपक्षी पार्टी के नेता को इसका हिस्सा बनाया। यही नहीं, जिस न्यायिक सुधार बिल के मुद्दे पर इजराइल में करीब 40 हफ्ते तक प्रदर्शन हुए, उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया गया, जिसके बाद खबर आई थी कि नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट में और विपक्षी पार्टियों को शामिल करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच इजराइल में बंधकों के मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया,
क्योंकि तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन हुए। नेतन्याहू ने एक बार नहीं बल्कि कई बार हमास के खिलाफ तगड़ी लड़ाई का वादा दोहराया, जबकि उन पर संयुक्त राष्ट्र तक ने सीज फायर का दबाव बनाया, जिसकी वजह से इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच ठन गई थी। नौबत यह आ गई थी कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का इस्तीफा मांग लिया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पिछले हफ्ते फिलिस्तीन के समर्थन में बात की थी और बोल दिया था कि हमास ने बेवजह हमला नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का यह बयान ही इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच कहासुनी की वजह बन गया था, क्योंकि इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तीफा तक मांग लिया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर की मांग करना बंद नहीं किया। वो गाजा में आम लोगों की मौत का हवाला देकर युद्ध रोकने की मांग कर रहा है। अपने नए बयान में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में रोजाना 400 बच्चे हमले की चपेट में आ रहे हैं और 7 अक्टूबर के बाद से वहां 8,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन नेतन्याहू ने इन आंकड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। गाजा में हमास के अंत तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने साफ कर दिया कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए जान लगा देंगे। इजराइल की सेना ने बयान दिया कि बंधकों को छुड़ाना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए वो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से सीधा मुकाबला कर रही है। जिसके लिए उसने अपने टैंक और पैदल सेना के सैनिकों को गाजा पट्टी में घुसा दिया था, जिन्होंने पहले ही दिन हमास के लड़ाकों में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि हमास को गाजा में घुसकर मारने की जिम्मेदारी इजराइल की सेना की गिवाती ब्रिगेड को दी गई थी, जिसके सैनिक टैंकों में सवार होकर गाजा में घुस गए थे। जिसके बाद इजराइल की गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी थी और 26 अक्टूबर को इसका सिलसिला शुरू हो गया था। इजराइल की सेना ने लगातार यह सिलसिला जारी रखा, क्योंकि गाजा में जमीनी हमले की तैयारी में जुटे इजराइल ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमास को कमजोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि इजराइल की सेना का बयान आया था कि वह हमास पर जमीनी हमले से पहले उसकी पूरी तैयारी करना चाहता है और इसीलिए उसने अपना प्लान थोड़ा सा बदल दिया और उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद इजराइल की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में हमास के 600 ठिकाने बर्बाद करने का दावा किया। मतलब 26 अक्टूबर के बाद से इजराइल की गिवाती ब्रिगेड बेधड़क होकर उत्तरी गाजा में घुस रही है और टारगेटेड स्ट्राइक कर रही है। मतलब जिन जगहों को इजराइल की सेना ने चुना है उन जगहों को तोप से उड़ा दिया जाता है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसकी इस रणनीति में हमास के कई टॉप कमांडर ढेर हो गए। इजराइल ने जिस गिवाती ब्रिगेड को हमास के ठिकानों को तबाह करने का जिम्मा सौंपा, उसे बनाया ही इसलिए गया था और ये सालों से दक्षिणी इजराइल में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है, जबकि इससे पहले ये गाजा पट्टी में तैनात थी और फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा भी बनी थी। गिवाती ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है। 2005 से पहले गिवाती ब्रिगेड गाजा पट्टी में तैनात थी, लेकिन 2005 के बाद गिवाती ब्रिगेड को वापस बुला लिया गया, जिसके बाद इसे दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दिया गया था और तब से ये ब्रिगेड इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसे ही मिली है, यानी इजराइल जंग तेज करने के मूड में और वो सीज फायर के बारे में सोच तक नहीं रहा। इस काम में अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बाइडेन इजराइल आए थे तो उन्होंने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी थी। वैसे भी अमेरिका के 3 जंगी जहाज भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, क्योंकि बर्बरता और हैवानियत की शुरुआत हमास ने की थी, जिसके बाद गाजा में रहने वाले आम लोगों की शामत आ गई। जबकि रूस और चीन जैसे देशों ने इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों की आलोचना की। पुतिन ने यह तक कह दिया कि गाजा में जो हुआ उसे किसी भी दलील से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन नेतन्याहू ने इन सारी आलोचनाओं को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और दुनिया को बता दिया कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में तुरंत सीज फायर करने की मांग की। गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने गाजा में रह रहे लाखों लोगों के लिए जिंदगी के लिए शांति की अपील की और इजराइल पर फिलिस्तीनियों को सामूहिक दंड देने का आरोप लगाया। और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर गाजा में हजारों लोगों को जबरन अपना घर छोड़ने को मजबूर करने का आरोप लगाया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना के हमलों के बाद से ही वहां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी राहत और बचाव के काम में जुट गई थी। लेकिन इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से उसके कार्यकर्ताओं को फिलिस्तीनियों की मदद करने में मुश्किल हो रही। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में फौरन हमलों को रोकने की मांग कर दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में खाने के संकट की वजह से कई जगहों पर उसके गोदामों में लूटपाट हुई। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोगों की मदद करने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं।
गाजा में मदद नहीं पहुंची तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे, क्योंकि गाजा पर इजरायल की सेना के लगातार हवाई हमलों से वहां मदद नहीं पहुंच पा रही है। हालात ऐसे बन गए कि गाजा के नागरिकों के लिए खाने और पीने के पानी का संकट बढ़ गया। ऐसे में गाजा में लोगों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने यह आशंका जताई कि वहां मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में तत्काल ज्यादा से ज्यादा भोजन और पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत बताई। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में पीने के पानी की कमी की वजह से लोग अपने बच्चों को समंदर का खारा पानी देने को मजबूर हो गए, क्योंकि इजरायल के हमलों के बाद गाजा में लगभग सभी दुकानें बंद हो गई और जो दुकानें खुली भी दिखी वहां थोड़ा सा ही डिब्बा बंद खाना बचा है। ऐसे में यूनिसेफ ने गाजा को दी जाने वाली मदद को बढ़ाने की जरूरत बताई। इस बीच मिस्र और गाजा को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर पर इजरायल की बमबारी की वजह से गाजा तक मदद पहुंचने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रफा बॉर्डर ही पहला और आखिरी रास्ता है जहां से गाजा तक मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन रफा बॉर्डर पर इजरायल लगातार हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा तक मदद पहुंचना काफी मुश्किल हो गया और इसी वजह से मिस्र की तरफ से राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक फंसे हैं, जिसकी वजह से हालात ऐसे बन गए कि गाजा के लोगों पर भूखों मरने का खतरा मंडराने लगा। पहले ही गाजा के लोग बिजली पानी की कटौती से परेशान हैं। इसके साथ ही इजरायल के हमलों ने उन्हें खौफ से भर दिया। जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे तब तक गाजा में राहत सामग्री नहीं पहुंचेगी। हालांकि इस दौरान खाने पीने की चीजों से भरे कुछ ट्रकों को कड़ी जांच के बाद गाजा में भेजा भी जा रहा है, लेकिन ये राहत गाजा में पीड़ितों के लिए नाकाफी है। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर हवाई हमले का सिलसिला जारी रखा। यहां तक कि कुछ घंटे पहले भी लाल सागर के रास्ते इजरायल पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई, जिसे नाकाम करने के लिए इजरायल की सेना ने पहली बार एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। आरोप है कि इजरायल पर यह मिसाइल हूथी विद्रोहियों ने यमन से दागी, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इजरायल की वायुसेना के मुताबिक यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से लगने वाले इजरायल के हिस्से को टारगेट किया। ये वो इलाका है जहां अक्सर हूथी विद्रोही इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इजरायल का मानना है कि आने वाले वक्त में यही एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल का दावा है कि उसका यह एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर इजरायल का दावा सही है तो एरो 3 इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाएगा। इजरायल की सेना के मुताबिक सटीक हमले करने के मामले में एरो 3 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को भांपने, उसे हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। और इजरायल की सेना का दावा है कि हाल ही में किए गए टेस्ट में ये 100% सफल रहा और इजरायल अपनी इसी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा। हालांकि इसे बनाने में अमेरिका ने भी इजरायल की आर्थिक तौर पर काफी मदद की। माना जा रहा है कि अमेरिका की हिस्सेदारी की वजह से ही इजरायल अपने इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जर्मनी को भी बेचने के लिए राजी हुआ। वो खुद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ करेगा, क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इजरायल के इलाकों में हूथी विद्रोही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। और आए दिन यमन से इजरायल में हमले कर उसे चुनौती देते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान इजरायल से जितनी कट्टर दुश्मनी रखता है, हूथी विद्रोहियों से उसकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान और उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ। आरोप तो यह भी है कि ईरान हूथी विद्रोहियों को फंड के साथ ही हथियार भी मुहैया कराता है, क्योंकि वो ईरान के उस प्लान का हिस्सा है जिसके जरिए वो इजरायल को नक्शे से मिटाने की हसरत रखता है। आरोप है कि इसी वजह से यमन से लगातार इजरायल पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, ताकि हमास से जारी जंग के बीच इजरायल को चारों तरफ से घेरा जा सके। और ईरान के उसी प्लान को अंजाम देने के लिए हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल बरसा दी, जिसे उनकी सेना ने पहले ही नाकाम कर दिया। हूथी विद्रोही इजरायल के खिलाफ जंग में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का साथ दे रहे हैं, और वो भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजरायल पर हमले कर रहा है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन हमलों के अलावा मिसाइलें भी दागी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों की मिसाइल का निशाना दक्षिणी इजरायल का शहर एलट था, लेकिन दावा किया गया कि इजरायल के एरो डिफेंस सिस्टम ने हूथी विद्रोहियों की उस मिसाइल को एलट शहर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने हूथी विद्रोहियों के एक ड्रोन हमले को भी नाकाम करने का दावा किया। इजरायल के खिलाफ जंग में मुस्लिम देशों के अलावा कई चरमपंथी संगठन भी हमास का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए वो हमले कर इजरायल को अलग अलग मोर्चों पर घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की सेना की चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ जंग तेज हो गई। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से इजरायल और हमास लड़ाकों के बीच जंग जारी है।
और इसी के विरोध में इजरायल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए। और इसके बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवाई हमलों के बाद खौफ से भर देने वाले धमाके होते दिखाई दिए। इजरायल की सेना के मुताबिक लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को उसने निशाना बनाया, क्योंकि गाजा में हमास के ठिकानों पर हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले कर रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने इजरायल पर हिजबुल्लाह के इन हमलों को 2006 के बाद से सबसे घातक बताया। दागिस्तान एयरपोर्ट पर यहूदियों के खिलाफ इतने डरावने प्रदर्शन की वजह से जो उंगलियां रूस की कानून व्यवस्था पर उठ रही थीं, पुतिन ने उन्हें अपने दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। पुतिन ने सैकड़ों लोगों के एयरपोर्ट पर धावा बोलने को सीधे सीधे अपनी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी माना ही नहीं। उल्टा पुतिन ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ प्लान बनाया और उनके प्लान में दागिस्तान में रहने वाले फिलिस्तीन के समर्थक फंस गए। इसलिए उन्होंने इजरायल की फ्लाइट के लैंड करते ही यहूदियों की तलाश में एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया। रूस का दागिस्तान उसके एकदम दक्षिण में, जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, जिसकी इजरायल के हवाई हमलों की चपेट में आ रहे गाजा के आम लोगों के साथ सहानुभूति है। दागिस्तान की सरकार भी गाजा के साथ है। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने दागिस्तान के लोगों की इसी भावना का फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर उन्हें भड़काया गया और दागिस्तान एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। अमेरिका ने पुतिन के दावे को सिरे से नकार दिया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे रूस की पुरानी आदत बताया। इजरायल और हमास की जंग छिड़ने के बाद से रूस का सरकारी मीडिया और वहां के नेता इजरायल को लगातार घेर रहे हैं और दागिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। वहां की सरकार भी गाजा के साथ है। पश्चिमी देश इसी बात को दागिस्तान एयरपोर्ट पर हंगामे की वजह मान रहे हैं। दागिस्तान के फिलिस्तीनी समर्थकों के इजरायल के यहूदियों से हिसाब बराबर करने की कोशिश के सबूत वायरल होकर पूरी दुनिया में फैल चुके थे, जिन्होंने इजरायल से लेकर अमेरिका तक को डरा दिया। बल्कि पूरे रूस में ही यहूदी समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इसलिए दागिस्तान एयरपोर्ट के बवाल का ठीकरा यूक्रेन और पश्चिमी देशों के सिर पर फोड़ने के साथ पुतिन ने अपने यहां सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और उन्हें आदेश दिया कि एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि रूस में कानून व्यवस्था भी बनी रहे और रूस और इजरायल के बीच जो तनाव चल रहा है वो भी जंग की शक्ल न ले। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम एशिया में मचे बवाल के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पुतिन ने अमेरिका पर इजरायल और हमास जंग को भड़काने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तकरार की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। अल अरबिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंकने का आरोप लगाया और वहां फैली अशांति के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता दिया। पश्चिम एशिया में इजरायल, जॉर्डन, इराक, सीरिया और ईरान जैसे देश आते हैं। इराक, सीरिया और यमन में अमेरिका लंबे वक्त से सैन्य अभियान चला रहा है। इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना आतंकी संगठन ISIS के खात्मे की कोशिश कर रही है और रूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि अमेरिका दुनिया के कई देशों में अशांति फैलाकर उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन हैदर मिसाइल के परीक्षण के बीच खबर है कि ईरान के हथियारों से सीरिया और इराक में अमेरिका के ठिकानों पर एक बार फिर हमले किए गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इराक में अमेरिका की सेना जिस ऐन अल असद एयरबेस का इस्तेमाल करती है उस पर ही रॉकेट दाग दिए गए और अमेरिका के ठिकानों पर हो रहे ऐसे हमलों पर ईरान ने तंज किया और यह कह दिया कि अमेरिका ने जैसा बोया है वो वैसा ही काट रहा है। मतलब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए और अमेरिका की नीतियों के लिए उसे खरी खोटी सुनाई। इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर बार बार हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इजरायल के साथ खड़े होने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए। ईरान लगातार अमेरिका को ये चेतावनी देता आया है कि वो गाजा में इजरायल के हमलों का समर्थन न करे, इसीलिए उसके सैनिक भी चरमपंथी संगठनों के निशाने पर आ गए। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के सैनिकों पर हो रहे हमलों पर तंज कसा और हमलों के लिए अमेरिका की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका से इजरायल को समर्थन न देने की बात भी दोहराई और अमेरिका के खिलाफ ईरान के मोर्चा खोलने के बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि ईरान और अमेरिका के बीच भी जंग छिड़ सकती है। जानकारों के मुताबिक इजरायल और हमास की जंग के बीच जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाना शुरू किया, उसने दोनों के बीच के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया और नौबत यह आ गई है कि दोनों के बीच भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। उस पर ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि वो हमास और इजरायल की जंग में कूद सकता है और ऐसा हुआ तो अमेरिका को भी युद्ध में उतरने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि ईरान के सख्त बयान के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से बयान आया कि वो ईरान से किसी भी तरह की जंग नहीं चाहता।
क्योंकि वो पहले से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसके बाद वो इजराइल को भी खूब हथियार दे रहा है। साथ ही सीरिया और इराक में भी उसकी फौज जंग जैसे हालात से जूझ रही है। शायद इसीलिए अमेरिका एक और जंग में उलझने का जोखिम उठाने से बचना चाहता है, वो भी तब जब सामने ईरान जैसी बड़ी ताकत हो। माना जा रहा है कि इसीलिए पेंटागन ने बयान जारी कर ईरान से तनाव कम करने की कोशिश। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जंग में इजराइल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंग में हमास का साथ देने के लिए खूंखार आईएसआईएस के बाद अब लश्कर तैयबा की भी एंट्री हो गई है। मतलब हमास का साथ देने के लिए लश्कर तैयबा के आतंकी गाजा पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के कैंपों में ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें हमास की मदद के लिए गाजा पहुंचा दिया गया और अब वो मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा झटका देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई और उसी की मदद से लश्कर तैयबा के आतंकियों की एक बड़ी टुकड़ी गाजा पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसका नाम उसने हमास सपोर्ट प्लान रखा है। इसके लिए बाकायदा लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान के इस प्लान की भनक 11 अक्टूबर को ही लग गई थी और उसने लश्कर तैयबा के आतंकियों की टुकड़ी को ट्रेनिंग देकर हमास की मदद के लिए गाजा तक पहुंचाने का खाका तैयार कर लिया था, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ हुए इस खौफनाक हमले में लश्कर के पहले से शामिल होने का शक भी जताया जाने लगा, क्योंकि दावा है कि हमले के 4 दिन बाद ही POK से लश्कर के आतंकियों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां रवाना होती देखी गई। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान हमास के हमले का फायदा उठाकर इजराइल से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान ने हमास की मदद के लिए अपनी आतंकी ब्रिगेड को गाजा रवाना करने का प्लान बनाया, क्योंकि वहां पहले से ही हमास के लड़ाकों के लिए लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और खूंखार आतंकी संगठन ISIS के आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में अगर लश्कर तैयबा के आतंकी वहां पहुंचे तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS ने पहले ही दुनिया के कई देशों में इजराइल के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोला हुआ है। मतलब इजराइल के खिलाफ हमास के साथ दुनिया के कई आतंकी संगठन अब खुलकर सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक तरफ तो ISIS ने कई देशों में मौजूद अपने लड़ाकों से इजराइल के दूतावासों को निशाने पर लेने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाकर अपनी दुश्मनी चुकाने का मौका खोज लिया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के फैसले की तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग पर किए गए न्यूज़ 18 के सवाल पर नेतन्याहू ने भारत पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भारत को एक सभ्य देश बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस दौरान न्यूज़ 18 के नीरज कुमार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सवाल किया। हाउ डू यू सी द इंडियाज स्टैंड ऑन UN रिजोल्यूशन? जिसके जवाब में नेतन्याहू ने भारत के इस कदम की तारीफ कर दी। No civilized country, including your country and so many others, would tolerate. ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जारी एक प्रस्ताव में इजराइल पर हुए हमले के मुद्दे पर आतंकवाद की निंदा नहीं की गई, जिसके बाद भारत ने इस प्रस्ताव से खुद को अलग करने का फैसला लिया। जबकि इजराइल हमास में छिड़ी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और हमास के बीच दुश्मनी को खत्म करने के लिए और उनके बीच जारी जंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस दौरान भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और हमास को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में पेश उस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने, जबकि विरोध में 14 देशों ने वोट किया। वहीं 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस प्रस्ताव में हमास और बंधक जैसे शब्द मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में आतंकवाद की भी चर्चा नहीं की गई थी। और इसी प्रस्ताव पर न्यूज़ 18 से सवाल जवाब में नेतन्याहू ने भारत के इस कदम की तारीफ। हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के सामने शर्त रख दी थी। इजराइल के मुताबिक हमास के कब्जे में 220 से ज्यादा लोग हैं, जिनकी रिहाई के लिए हमास ने पहले ही इजराइल को अपनी शर्तों की जानकारी दे दी थी। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के बाद हमास ने अलग अलग इलाकों से कई लोगों को बंधक बना लिया था।